अस्सलाम वालेकुम। आज हम वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का लास्ट एंड 8th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। तो इक्विलिब्रियम का जो कंसेप्ट है इससे प्रीवियस क्लासेस में आपने अंडरस्टैंड किया होगा, तो उसी को एक दफ़ा फिर हम रिव्यू कर रहे हैं जी। इक्विलिब्रियम ये असल में किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की वो हालत है जिसमें ऑब्जेक्ट हम अमूमन सादा अल्फाज में बात करें हम कहते हैं ये स्टेबल है। लेकिन अगर प्रॉपर हम फिज़िक्स की बात करें कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बताना चाहें कि ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, तो इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट उस वक्त होगा जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, तब भी ये इक्विलिब्रियम में होगा। और अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तब फिर ये कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा। अब देखें, मैंने एक बात सिंपल सी आपको यहाँ पे बता दी है कि या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होना चाहिए या फिर इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मैंने आपको दो केसेस बता दिए हैं। अब देखें, बॉडी लीनियर मोशन भी कर सकता है और बॉडी एंगुलर मोशन भी कर सकता है। तो दोनों केसेस में बॉडी की चाहे लीनियर मोशन हो या बॉडी की एंगुलर मोशन हो, दोनों केसेस में जो ऑब्जेक्ट का हमारे पास इक्विलिब्रियम में तब होगा जब दोनों केसेस में उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो। अगर तो वो लीनियर मोशन कर रहा है तब भी उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि उसका लीनियर एक्सेलरेशन ज़ीरो के इक्वल होगा। और अगर वो एंगुलर मोशन कर रहा है, बॉडी सर्कल के अराउंड मूव कर रहा है या अपने एक्सिस के गिर्द मूव कर रहा है, तो उस वक्त उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो भी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो इस बेस पे इक्विलिब्रियम को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कोई भी ऑब्जेक्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा जब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा। देखें, आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ या कोई भी आपसे पूछ रहा है जी फ़लाँ ऑब्जेक्ट के बारे में बताएं कि ये इक्विलिब्रियम में है, फ़लाँ के बारे में बताएं ये इक्विलिब्रियम में है, फ़लाँ ऑब्जेक्ट के बारे में बताएं। तो एक बात सबसे पहले आप अंडरस्टैंड कर लें कि जितने भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नज़र आ रहे हैं वो सारे इक्विलिब्रियम में हैं। और वो कौन सा इक्विलिब्रियम है? वो है जी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इस चीज़ में आपने डाउट में नहीं आना, जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा और उसको हम बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब कहाँ मसला आएगा? वहाँ मसला आएगा जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं। तो अब मूविंग ऑब्जेक्ट्स भी इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं, और अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा तो उसको हम बोलेंगे ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। अब हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा आगे और स्टडी करेंगे। कंडीशंस सबसे पहले हम देख लें कि कंडीशंस क्या हैं जी इक्विलिब्रियम के। दो कंडीशन हैं जी, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट कंडीशन हमें बता रही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा अगर इस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का वेक्टर सम नल के इक्वल हो, ज़ीरो के इक्वल हो, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें, फिर इस केस में फोर्स हॉरिजेंटली भी एक्ट कर सकती है, फोर्स वर्टिकली भी एक्ट कर सकती है, फोर्सेस जी एक्सिस के अलॉन्ग भी एक्ट कर सकती हैं। जिस भी एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रही हैं वी डोंट नो, लेकिन एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि जितनी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, अगर सबका सम ज़ीरो के इक्वल आ जाए तब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा। अब देखें, एक कोई बुक है जी, वो टेबल के ऊपर पड़ी है, उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और उसके ऊपर जो ग्रेविटी की फोर्स है वो डाउनवर्ड है और उसके ऊपर नॉर्मल जो फोर्स है जो कि उस टेबल का रिएक्शन होगा वो अपवर्ड है। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, तो वो बुक इक्विलिब्रियम में है। रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह एक कोई कार है, वो 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ एक रोड पे जा रही है। जितनी फोर्स उसका इंजन फॉरवर्ड जो है उसको पुश करने में लगा रहा है, उतनी ही फ्रिक्शन की फोर्स अगर उसके ऊपर लग रही है, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं और वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ रोड के ऊपर जा रहा है, तो उस वक्त वो मूविंग कार इक्विलिब्रियम में होगी। इसी तरह एक पैराट्रूपर जो कि डाउनवर्ड आता है जी, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर आ रहा है,
जो कि उसकी टर्मिनल वेलोसिटी होती है, तो उस वक्त उसको भी हम इक्विलिब्रियम में बोलते हैं। तो अब जब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड हो जाएगी तो उस वक्त ऑब्जेक्ट में कोई लीनियर एक्सेलरेशन नहीं रहेगा। तो इस केस में हम बोलेंगे ये बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। अब देखें, इसे प्रीवियस हमने डिवाइड किया था स्टैटिक और डायनेमिक। अब यहाँ पे हम फोर्सेस के केस में इसे डिवाइड कर रहे हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। कब? जब तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो के इक्वल हो, मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। तो दो केस हैं, या तो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा तब भी एक्सेलरेशन ज़ीरो के इक्वल है, और अगर मूव कर रहा है तब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में भी एक्सेलरेशन ज़ीरो के इक्वल होता है। अब यहाँ पे एक और हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, ये भी केस पॉसिबल है कि आप जिस तरह देखें स्टीयरिंग ऑफ अ कार की एग्जांपल है, उसमें आप एक हैंड उसके एक साइड पे रखते हैं, अपना दूसरा हाथ उसके दूसरे जो सिरे उस पर रख रहे होते हैं, तो उसमें तो ऑब्जेक्ट घूम जाता है। आप जब दो फोर्सेस लगाते हैं तो स्टीयरिंग घूम जाता है। तो ये भी केस पॉसिबल है कि बॉडी पे दो फोर्सेस इस तरह एक्ट करें कि बॉडी घूम जाए, रोटेट कर जाए, दोनों फोर्सेस इक्वल हैं। अब यहाँ पे दोनों फोर्सेस ऑपोजिट एक्ट कर रही हैं। कोई बुक ही है, उसके दो एंड्स पे आप ऑपोजिट फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस ज़ीरो के इक्वल है, लेकिन ऑब्जेक्ट में रोटेशन की टेंडेंसी है। तो इस केस में फिर हमें एक और कंडीशन चाहिए जो कि सेकंड कंडीशन है। ये डिमांड करती है अगर कोई बॉडी एंगुलर मोशन कर रहा है, बॉडी में रोटेशन है, तो उस पे लगने वाले तमाम टॉर्क्स का सम ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। वेक्टर सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट मस्ट बी ज़ीरो। मैथमेटिकली इसको जब लिखेंगे समेशन ऑफ ऑल टॉर्क्स इक्वल टू ज़ीरो, जिसका ये मतलब है कि बॉडी पे लगने वाले क्लॉकवाइज टॉर्क्स और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स सबका सम अगर ज़ीरो के इक्वल है तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। एग्जाम्पल है जी, हमारे पास सीलिंग फैन है, छत वाला जो पंखा है, अगर आप इसका बटन ऑन करते हैं तो स्टार्ट में इसकी स्पीड अभी इंक्रीज़ हो रही है, अभी इसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है क्योंकि ये रोटेशन कर रहा होता है, तो उस केस में ये इक्विलिब्रियम में नहीं होता। कुछ देर के बाद आप देखते हैं कि अगर पीछे से जो वार्प्ड है उसे अगर वोल्टेज कांस्टेंट आ रहे हैं तो पंखा एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा होता है, उसकी स्पीड ना कम होती है ना ज़्यादा होती है। तो उस केस में ये इक्विलिब्रियम में होता है क्योंकि उस केस में इस पे लगने वाला क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इस केस में इसका एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो के इक्वल होता है, उस वक्त इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होता। तो ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। इस केस में फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है क्योंकि पंखे का वेट डाउनवर्ड है ग्रेविटी की वजह से, और उसके रॉड में जो टेंशन है दैट इज़ अपवर्ड, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, तो फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। खैर, इसके अलावा हम बात करें कि अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है लेकिन अगर बॉडी रोटेट कर जाए फिर भी, तब हमें सेकंड कंडीशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होगी, और ये हमें बताएगी कि बॉडी पे लगने वाले तमाम टॉर्क्स का सम भी ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। इस केस में जब बॉडी की सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम की सेटिस्फाई हो रही होगी, इस केस में बॉडी में कोई एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा, और इस केस में हम बोलेंगे कि ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। उम्मीद है कि ये पूरी ब्रांच और ये लेक्चर भी आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह हम फिज़िक्स में अब इसके बाद नई ब्रांच को स्टार्ट करेंगे। इस सिलसिले को इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।